Hello everyone. We come to the last one topic that is left, and that is maintenance management. So don't be scared of the look. I'm just experimenting with something. Yes, this is called the midlife crisis, where you do not know your identity and you're trying to find it. Anyway, personal problems are on a different time. What we are going to do today is the last section of operations management, and that is maintenance management, also known as probabilistic analysis of maintenance management. So what I'm going to do is I'm going to do a quick recap कि अब तक क्या क्या किया है and how does that follow through. So let me begin with अब मैं I'm not taking topics exactly in that order, थोड़ा आगे पीछे होगा. तो let's say start with forecasting. तो आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि आप एक नए प्रोडक्ट का let's say you are going to set up a factory or a plant for a certain product. तो आपने पहले उसका forecast समझा. You try to gather data that you had previously, and then with that previous data you try to understand what the demand of this product could be. उसमें कितना seasonality है, कितना abrupt changes है, all that was understood using forecasting, and then you try to make an estimate for a future forecast. उसके बाद आपको समझ गया कि अभी एक एग्जाम्पल ले लेते कि आपको 10,000 यूनिट्स की ज़रूरत है. सो वी केम टू कैपेसिटी प्लान. अब 10,000 यूनिट की ज़रूरत मतलब आपको आपकी कैपेसिटी समझनी चाहिए. अब दो कैपेसिटीज होती हैं, एक व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू हैव. तो आप समझ लो आप क्या बना सकते हो और आपको क्या चाहिए. अगर दोनों सेम है तो फैंटास्टिक, पर अगर जो आपको चाहिए वो जो आप बना रहे हो उससे ज़्यादा है तो नहीं चलेगा. देन यू हैव टू मीट दैट कैपेसिटी. तो आप मशीन्स इंक्रीज कर दो, जो भी है. बट अगर आप एक नया प्लांट ही सेटअप कर रहे हो, मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू ऑन अ प्रीवियसली सेटअप प्लांट, देन वी डू लोकेशन प्लानिंग और फैसिलिटी प्लानिंग. देन वी अंडरस्टैंड कि कौन से स्टेट में या कौन से सिटी में क्या कॉस्ट्स हैं, क्या सस्ता पड़ेगा, क्या महंगा पड़ेगा. एंड अंडरस्टैंडिंग दैट वी डिसाइड टू फाइनली सेटअप अ प्लांट. फिर वो प्लांट सेटअप करने की जगह डिसाइड करने के बाद प्लांट में लेआउट कैसे होगा, कौन सा ऑफिस कहाँ होगा, कौन सा ऑफिस कहाँ नहीं होगा, एंड ऑल ऑफ दैट. एक बार वो समझ लिया, देन वी क्रिएट एन एग्रीगेट प्लान. एग्रीगेट प्लान मतलब जब आपको पता चलता है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है वो पूरे साल में 120 यूनिट की डिमांड है या 1200 यूनिट की डिमांड है उसकी. पूरे साल में 1200 मतलब एवरी ईयर कितने की, एवरी मंथ कितने की डिमांड होगी, 100 यूनिट्स की. तो लेट्स से आप वेडिंग प्लानर हो और पूरे साल में 120 शादियां करवाते हो. अगर पूरे साल में 120 शादियां करवाते हो तो एवरी मंथ कितनी शादियां करवाते हो, 10 शादियां करवाते हो, कंपलसरी ना. तो अगर एक महीना है जिसमें 2 ही शादियां करवाई हैं तो रैंडमली रास्ते पे खड़े हो जाओगे और लोगों को बोल के इधर आ, मेरा तो 10 शादी का एस्टिमेट था, मैंने 2 ही करवाई है, तो आजा तेरी करवा देता हूँ. ऐसा नहीं चलता ना. व्हेन यू से 120 इज एन ओवरऑल. अब आपको ये समझना है कि कभी कभी ऐसे होगा कि 10 से ज्यादा शादियां होंगी, कभी कभी 10 से कम, विच इज वेर यू अंडरस्टैंड द इरेटिक बिहेवियर ऑफ दिस डिमांड. सो सीजन समझ के, शादियों का सीजन होता है, वन सीजन इज मई एंड वन सीजन इज दिसंबर. बारिश में बहुत रेयरली कोई शादी करता है. सो यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ योर डिमांड, यू अंडरस्टैंड द सीजनैलिटी ऑफ योर डिमांड, एंड देन यू अकॉर्ड. अब ये रेनकोट बनाते हो तो पूरा साल तो प्रोड्यूस नहीं करोगे. शादी रेनफॉल होता ही इंडिया में सीजनल है. लाइक द फर्दर साउथ यू गो, the more it rains basically. But in Maharashtra if you talk about, और बॉम्बे महाराष्ट्र की बात करो तो it will rain for 4 months. तो आप उस 4 महीने में प्रोडक्शन करोगे. तो what I'm trying to say is once you understand the forecast that's not enough, क्योंकि forecast annual होगा. आपको इस annual forecast को monthly, weekly, quarterly तोड़ना पड़ेगा और वो मदद आपको aggregate planning करेगा. aggregate planning एक aggregate plan बनाएगा जिससे एग्रीगेट मतलब टोटल, पर टोटल किसका, छोटे छोटे पार्ट्स का. तो आप मंथ को डिवाइड करके इन छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ लेके आके एक एग्रीगेट प्लान बना दो. देन वी केम टू ईयर 2. आई होप ईयर हो चुका है, इकोनॉमिक लॉट साइजेस एंड इकोनॉमिक बैच साइजेस. तो आप फिर डिसाइड करते हो कि क्या मेरा इकोनॉमिक लॉट है जिसमें मैं प्रोड्यूस करूँ, ताकि फिर उस इकोनॉमिक लॉट में मेरी कैरिंग कॉस्ट सबसे कम हो जाती है. आफ्टर दैट ये सब हो गया. नाउ वी मूव इनटू थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या करते हैं, पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम. अब काम चल रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं चल रहा है, काम चल रहा है, पर ये काम और बेटर हो सकता है क्या. अगर कैन आई रिड्यूस द टाइम्स इवन मोर, कैन आई रिड्यूस द कॉस्ट्स इवन मोर, कैन आई इंक्रीज द प्रॉफिट्स, कैन आई मेक दिस मोर एफिशिएंट. ये असाइनमेंट प्रॉब्लम बताएगा.
असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट्स देगा जिससे आप ऐसे आदमी को ऐसे मशीन पे बिठाओ जो कम से कम कॉस्ट या कम से कम टाइम में काम कर देगा। आफ्टर असाइनमेंट प्लानिंग वी डिड शेड्यूलिंग। तो अगर एक जॉब आता है तो कौन सा जॉब पहले प्रोसेस करूँ, कौन सा जॉब बाद में प्रोसेस करूँ, अर्लीस्ट ड्यू डेट के हिसाब से करूँ या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करूँ, हाउ एम आई गोइंग टू परफॉर्म दिस। आफ्टर दैट वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ क्यूइंग थियोरी। क्यूइंग थियोरी में क्या किया था, जब आप एक प्रोडक्ट बेचते हो या फिर उसके बाद प्रोडक्ट के लिए पोस्ट प्रोडक्ट सर्विस देनी पड़ती है, या फिर जब प्रोडक्ट बेच रहे हो तभी भी, फॉर एग्जांपल ट्रेन टिकट्स, या फिर अगर प्रोडक्ट बेच दिया फॉर एग्जांपल सिम कार्ड, तो सिम कार्ड बेचने के बाद पोस्ट प्रोडक्ट सर्विस जब देनी है तो लोग आपसे सर्विस लेने के लिए सर्विस सेंटर पे आते हैं। तो लोग क्या रेट से आते हैं, आप क्या रेट से सर्विस दे सकते हो, कितनी फटाफट दे सकते हो, अगर नहीं दे रहे हो फटाफट तो क्या चेंज करना पड़ेगा, ऑल दैट विल कम अंडर क्यूइंग थ्योरी। उसके बाद हमने किया सिमुलेशन। सिमुलेशन इज ऑलमोस्ट लाइक फोरकास्टिंग बट नॉट लाइक फोरकास्टिंग। कभी कभी क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा ही रैंडम होता है, उसमें कोई सीजनैलिटी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तो ऐसे रैंडमनेस को समझने के लिए हम सिमुलेशन यूज़ करते हैं। सिमुलेशन लिटरली मीन्स इमिटेटिंग। आप एक एटमॉस्फेयर इमिटेट करने की कोशिश करते हो और उस इमिटेटेड एटमॉस्फेयर के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का क्या फ्यूचर होगा या क्या फेथ होगा ये डिसाइड करते हो। आफ्टर दैट वी डिड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या किया था, अब ट्रांसपोर्ट चल रहा है, यहाँ से वहाँ चीज़ें जा रही हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, पर कैन आई मेक दिस ट्रांसपोर्टेशन बेटर, कैन आई डू दिस ट्रांसपोर्टेशन इन अ चीपर मैनर, इज व्हाट वी डिड इन ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हमने किया एलपीपी। एलपीपी में क्या किया, एलपीपी में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमने ये समझने की कोशिश की कि अगर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं और वो यूज़ करके कोई एक प्रोडक्ट बनाना है तो कितने प्रोडक्ट्स बनाओ जिससे रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो जाए एंड एट द सेम टाइम मेरे को प्रॉफिट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इज व्हाट वी डिड इन एलपीपी। देन वी डिड प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट में मतलब जब कभी आप कोई भी चीज़ डिसाइड करते हो बनाने की, मतलब एक मशीन खरीद ली, अब उस मशीन का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 घंटे में 10 यूनिट, तो आप बोलोगे मैं 8 घंटा चलाऊंगा, तो एक दिन में आप 8 10 80 यूनिट बना सकते हो, पर नहीं बनता। आप कुछ भी कर लो 80 एग्जैक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, अलग अलग रीजंस होते हैं उसको, उसमें असाइनेबल कॉजेज होते हैं, उसमें चांस कॉजेज भी होते हैं। असाइनेबल कॉजेज मतलब ऐसी गलतियां जो आप कर रहे हो जो आप उंगली रख सकते हो उस गलती पे कि हाँ ये इसकी वजह से हो रहा है। चांस कॉजेज ऐसी गलतियां हैं जो आपको दिखेंगी नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन गलतियों की वजह से आपका लॉस हो रहा है या फिर उन गलतियों की वजह से आप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो इन गलतियों की वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका दिन का 80 यूनिट का 8 घंटे का 80 यूनिट का एस्टिमेट है वो पूरा नहीं होगा। यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस 80 यूनिट्स, इससे थोड़ा कम होगा। मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपका यूनिट एफिशिएंटली नहीं चल रहा है या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। So this is the section where we try and move on and understand productivity कैसी है आपकी। We did time and motion study। time and motion study में क्या किया अपन ने ये किया कि अगर मैंने एक आध मशीन खरीदी है तो अगर उस मशीन पे एक प्रोडक्ट बनाना है तो मैं कितने यूनिट बनाऊं, कितने यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, इज व्हाट टाइम एंड मोशन स्टडी विल गिव यू। देन वी डिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो जस्ट अभी किया, विच इज एक अगर प्रोजेक्ट को पूरे मैनेज करना है तो उस प्रोजेक्ट का टाइम कैसे मैनेज करूँ। एंड द लास्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो अब सब हो गया, यूनिट चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है, सब फैंटास्टिक चल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। मतलब आपके पास जो मशीन्स हैं वो ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको वो क्लीन करनी पड़ेगी। वो मशीन्स आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस आपके पास ऑप्शन है, आप चाहिए तो किसी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दो और उनको बोलो कि भाई आप एवरी 6 मंथ्स आओ या 2 मंथ्स आओ और मेरी मशीन की सर्विसिंग करवा के दे दो। या फिर ऐसा बोलो कि नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं इन हाउस मेंटेनेंस इंजीनियर्स रखता हूँ, जिससे क्या होगा, मशीन बंद पड़ गई तो मेरा इन हाउस मेंटेनेंस इंजीनियर ही देख लेगा। इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो अब सब हो गया, सब अच्छे से चल रहा है, अब बस क्या करना है, अब बस आपको चीजें जो चल रही है उनको मेंटेन करके रखनी है। फॉर एग्जांपल हियर वी आर गोइंग टू डील विद मशीन मेंटेनेंस। मशीन जो खराब हुई है उनको मेंटेन करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ मेंटेनेंस मैनेजमेंट।
So before I begin with anything to do with maintenance management, I want to do thoda back to school. I want to do averages. Averages तो लेने आता है सबको. तो मैं क्या करने वाला होता है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा लेने वाला हूँ और मैं उसका एवरेज निकालने वाला हूँ. तो लेट्स से students. So x is marks of a student. ठीक है. एंड ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको वो मार्क्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो 10 मार्क्स, 15 मार्क, 20 मार्क, 30 मार्क्स, 50 मार्क्स इज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है. और फ्रीक्वेंसीज, तो ऐसे 5 बच्चे हैं जिनको 10 मार्क्स हैं, फिर 10 बच्चे हैं जिनको 15 मार्क्स हैं, फिर 10 बच्चे हैं जिनको 20 मार्क्स हैं, 15 बच्चे हैं जिनको 30 मार्क्स हैं और 10 बच्चे हैं जिनको 50 मार्क्स हैं. ठीक है. अब एवरेज निकालते हैं. तो अब ये किया है कॉलेज में, FY में या फिर स्कूल में भी किया है. बेसिक एवरेजेस हैं. लेट द मार्क्स बी x एंड द फ्रीक्वेंसी बी f. सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज 10 मार्क्स कितने बच्चों को है? 5 बच्चों को. तो 10 5 बार काउंट होगा. तो 10 10 10 10 5 बार मतलब 50 होता है. और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी डू इज वी डू एन fx which is the frequency into the value of x. So 5 into 10 is 50, 15 into 10 is 150, 20 into 10 is 200, 30 into 15 is 15 into 3 is 45 if I'm correct. Yes. So 45 और एक 0 450 and 50 into 10 is 500. हो गया. अब इसकी टोटल ले लेता हूं which is the total of all fx's. You can see the calculator. So it's going to be 50 plus 150 plus 200 plus 450 plus 500 is a total of 1350. So 1350. पर ये टोटल 1350 किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए. कितने स्टूडेंट्स आपके? तो 10 मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं, 15 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं, 20 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं, 30 मार्क्स वाले 15 बच्चे और 50 मार्क्स वाले 10 बच्चे. तो टोटल कितने बच्चों का ये? 10 20 30 40 50. टोटल 50 बच्चों का ये. सो इफ यू आस्क मी द एवरेज वैल्यू विच इज द मीन वैल्यू ऑफ x, then you will say it is the summation of all fx values divided by the summation of the total of number of students, which is 1350 divided by 50, which is 1350 divided by 50. So divided by 50 will give you a 27. So the average marks is 27. अगर ये सब समझ गया होगा तो I have a small question now, because we are not sitting face to face. I have a small question which I want you to answer in your own head, and like 2 seconds I will tell you. ये पढ़ते कैसे? What is this? 27 क्या है? 27 किलो है, 27 लीटर है, 27 मिलीलीटर है, क्या है? I want you to give yourself like 5 seconds and think about how does one read this? What is this 27? So when I am declaring कि 27 है, what is this 27? एवरेज मतलब आप एक टोटल डेटा में से एक वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो. दैट विल रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा. दैट इज व्हाट एवरेज और मीन एक्चुअली मीन्स. तो यू आर टेलिंग मी ये 27 मार्क्स ये पूरे क्लास का एवरेज है. और इन अदर वर्ड्स दिस 27 रिप्रेजेंट्स द एंटायर क्लास. मतलब क्या? मतलब अगर मैं किसी भी बच्चे को उठा लूँ ना तो उसके मार्क्स 27 होंगे. इज व्हाट द 27 लिटरली मीन्स. अब नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, विच इज द डिविएशंस कम इनटू पिक्चर. फिर वो स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन वगैरह जाता है.
I don't want to get into the details there. I just want to understand this 27. ये 27 क्या है? एवरेज है किसका? मार्क्स का. तो अगर मार्क्स का एवरेज है तो ये 27 भी मार्क्स ही होगा ना. But now this 27 represents each and every kid in your entire data, which is represents every kid in these 50 students. So it is 27 marks per student, or it is read as 27 marks per student. बहुत बेसिक है ये. अभी मैं इतना इलेबोरेट करके बोल रहा हूं इसलिए कंफ्यूजन लग रहा होगा. कॉमन सेंस है. 5 दोस्त लोग खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, 500 रुपए बिल होता है. कैसे स्प्लिट करते हो? 500 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 100. तो बोलते क्या हो? 100 रुपीज पर पर्सन ना. Every person pays 100 rupees. What does the 100 mean? It represents everybody's value in that data set. Everybody's value is 100 rupees. Simple. तो अगर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो 100 रुपया, अगर 500 रुपया 5 लोगों में स्प्लिट होता है, 500 का एवरेज निकलता है, तो 500 रुपया का एवरेज इज रेड एज 500 रुपीज पर स्टूडेंट. सॉरी, 100 रुपीज पर पर्सन. सिमिलरली जब मार्क्स का एवरेज लेते हो तो एवरेज मार्क्स का है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता है मार्क्स पर स्टूडेंट. सो 27 मार्क्स पर स्टूडेंट. नाउ आई वांट यू टू रिमेंबर, लाइक मेमोराइज, लाइक अंडरस्टैंड दिस एंड कीप दैट ऑन वन साइड. एंड आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग एल्स. ये मैंने लिया फ्रीक्वेंसी बेस्ड मीन. What if मैं इस फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में चेंज कर दूं? अब प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते पहले. What is probability? Probability is the chances of something happening or something not happening. कोई चीज होने या ना होने के क्या चांसेस हैं is called probability. कैसे काउंट की जाती है प्रोबेबिलिटी? वेल सर सिंपल है. हम ये चेक करते हैं कि आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए. लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं. और लेट्स से मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन. ठीक है, तो आपके पास क्या डेटा है? तो मेरे पास ये डेटा है कि मैंने पिछले साल इसी महीने का, मतलब लास्ट ईयर मैंने जून का डेटा लिया था, और उस लास्ट ईयर के जून के डेटा में आई रियलाइज दैट 30 दिन में देयर वॉज 10 days in which it rained. There were 5 days it was sunny, बारिश नहीं हुई, अच्छा खासा सूरज निकला था. There were 15 days where it was cloudy या gloomy, मतलब बारिश हुआ नहीं, या फिर हुआ पर एकदम थोड़ा हुआ, नेग्लिजिबल हुआ. 15 दिन ऐसे थे. तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द चांस दैट इट विल रेन इन दिस मंथ, तो आप बोलोगे देखो पिछले महीने में 30 दिन में से 10 दिन बारिश हुई थी. Then the chance or the probability that it will rain is 10 out of 30, which is nothing else but 1 out of 3, which is nothing else but 0.333. तो क्या बोल सकते हो? इसको अलग अलग अंडरस्टैंड कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, 3 दिन में 1 दिन बारिश होगी, या 30 दिन में 10 दिन बारिश होगी, तो 3 दिन में एक बार तो बारिश होगी. या फिर 0.33333, which in other words is nothing else but 33.33%. तो आप ये भी बोल सकते हो there is a 33% chance कि आज बारिश होगी, is nothing else but probability. तो probability tells you the chance of something happening. वैसे what is the chance that it will be sunny? 5 out of 30. What is 5 out of 30? 5 out of 30 is 5 ones are 5, 5 6 are 30. And what is 1 out of 6? 1 out of 6 will be 1 divided by 6, which is 0.166666. So 0.166666, which is approximately 16.66%. तो बोलने के लिए बोल सकते हो कि there is a chance कि 6 दिन में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन सनी, मतलब बारिश नहीं होगी, सूरज निकलेगा. या फिर आप बोल सकते हो कि there is a 16% chance that it will be sunny. 100 दिन में से 16 दिन ऐसे होंगे कि सनी होगा. And lastly cloudy, 15 out of 30, which is nothing else but half, which is nothing else but 0.5, which is nothing else but 50%. So you can say here that 2 दिन में एक दिन तो ऐसा होगा कि क्लाउडी होगा, बारिश नहीं होगी पर क्लाउडी होगा.
या फिर देयर इज अ 0.5 चांस दैट टुडे विल बी क्लाउडी, या फिर देयर इज अ 50% चांस दैट टुडे विल बी क्लाउडी, या फिर 100 दिन में से 50 दिन ऐसे होंगे कि एटमॉस्फेयर क्लाउडी होगा. तो बेसिकली व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द नंबर ऑफ टाइम्स योर इवेंट अकर्ड out of the total number of times. So total number of times we perform this experiment is 30, in which मेरे को क्या चाहिए था? बारिश. कितने दून हुआ? 10. Then the probability is 10 out of 30. And that's as simple as that. That is what you mean by probability. The chances of something happening. कैसे find किया? आपकी frequency को total frequency से divide कर दो. You get the probability. So the number of times your event has happened against the total number of times. So we now stop here and go back to the example that I had given you. तो can I say कि मैं frequency को भी probability में change कर सकता हूं? कैसे? This is what I'm going to do. Marks तो marks ही रहेंगे, marks change होने वाले हैं नहीं. तो 10, 15, 20, 30 एंड 50. पर अब मैं फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में चेंज कर दूंगा. कैसे? 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिला? 5. आउट ऑफ कितने? 50. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग 10 मार्क्स इज 5 आउट ऑफ 50. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 15 मार्क्स 10 आउट ऑफ 50. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 20 मार्क्स 10 आउट ऑफ 50. Probability of getting 15 marks 15 out of 50, and probability of getting 50 marks 10 out of 50. तो मैं इसी को सिंप्लीफाई करके वापस प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं. 5 by 50 is nothing else but 1 by 10 is nothing else but 0.1. 10 by 50 is 1 by 5. 1 by 5 is nothing else but 0.2. 10 by 50 0.2. 15 by 50 is going to be 0.3, and this is going to be 0.2. These are the probabilities of everything happening. Now there is a thing about probabilities. जब आप एक एक्सपेरिमेंट में सब इवेंट्स की probabilities निकालते हो and you take a total of all the probabilities, तो देखो 0.1 plus 0.2 is 0.3, 0.3 plus 0.2 is 0.5, 0.5 plus 0.3 is 0.8, 0.8 plus 0.2 is 1.0, or in other words 1. The sum of all the probabilities in an experiment should always be 1. 100% chance हो जाना चाहिए. Now that you know how to go from frequency to probability, we are now going to take an average. कैसा एवरेज? सेम एवरेज जैसे लिया था बट प्रोबेबिलिटी के साथ. तो सर आप प्रोबेबिलिटी के साथ एवरेज कैसे लेते हैं? बताता हूं. फ्रीक्वेंसी के साथ एवरेज कैसे लिया था? फॉर्मूला लिख देता हूं पहले. एक्स बार इज सम ऑफ ऑल एफ एक्सेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल एफ. सो एक्स बार इज सम ऑफ ऑल एफ एक्सेस. मतलब क्या किया आपने? मतलब आपने हर एक एक्स को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया, वो लिखा, फिर उसको ऐड करके उसका टोटल लिया. इज दैट राइट? तो मैं इसको तोड़ के लिखता हूं और मेरे को बता देते एनीथिंग दैट इज रॉन्ग. सम ऑफ ऑल एफ एक्सेस मतलब आपने f1 को x1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया f2 को x2 से मल्टीप्लाई करके, फिर ऐड किया f3 को x3 से मल्टीप्लाई करके, फिर ऐड किया f4 को x4 से मल्टीप्लाई करके, एंड दिस केप्ट गोइंग ऑन. और आपने इसको डिवाइड किया. किससे डिवाइड किया? द टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. नाउ इफ आई वांट टू स्प्लिट दिस ओवर द प्लस साइन, हर एक को सेम डिनोमिनेटर मिलना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल a प्लस b अपॉन c इज नथिंग एल्स बट a अपॉन c प्लस b अपॉन c. यहीं से यहां आता है ना, ये तो उल्टा लिखा मैंने, यहां से यहां लिख दिया. सो कैन आई से x बार इज f1 x1 divided by sum of f plus f2 x2 divided by sum of f plus f3 x3 divided of sum of f, और ये निकलते जाएगा वैसे. अब मैंने इसको थोड़ा सा अलग लिखा. x बार इज f1 अपॉन सम ऑफ f इंटू x1, ये एक यूनिट हुआ, प्लस f2
अपॉन सम ऑफ एफ इंटू x2, ये दूसरा यूनिट हुआ, प्लस f3 अपॉन सम ऑफ f इंटू x3, ये तीसरा यूनिट हुआ. But what I want you to do is, I want you to carefully look at this. क्या है ये? f1 अपॉन सम ऑफ f, f2 अपॉन सम ऑफ f, f3 अपॉन सम ऑफ f. अब भी निकाला जस्ट. f1 is 5 and sum of all the frequencies is 50, 5 by 50. f2 is 10 divided by sum of all the frequencies is 50. What is this then? Is it f1 upon sum of f, basically the number of time your event happens out of the total number of events? And isn't that basically the probability of that event? So can I say इसको मैं probability से replace कर सकता हूँ? And can I say this is x bar is p1 x1 plus p2 x2 plus p3 x3, and this will keep going on. What is this? This is a sum. A sum of whom? A sum of a product of the probabilities and the values of x. So can I bring this together and say that this is a sum of px's? What is sum of px's? Sum of the probability of that x into the value of x, and that is x bar. So haven't I proven it to you that ये method of finding average is the same as ये method? सिर्फ फर्क इसमें इतना है कि यहाँ पे frequencies दी थी, यहाँ पे probabilities दी. आंसर सेम आएगा? डेफिनेटली सेम आएगा. चेक कर लेते हैं. आपके पास probability है p और आपके पास x है, तो मैं px निकालूंगा पहले. Probability into the value of x. 10 into 0.1 is 1. 15 into 0.2 is 3. 20 into 0.2 is 4. 30 into 0.3 is 9. And lastly, 50 into 0.2 is 10. If I take a total, 1 plus 9 is 10. 10 plus 10 is 20. 20 plus 4 is 24. 24 plus 3 is 27. Isn't this the same? यही तो आया था ना. फर्क क्या है? फर्क है कि ये एवरेज एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड एवरेज है और ये एवरेज एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड एवरेज है. एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड एवरेज is not called a mean or an average. We have a different name for it. We call it the expected value of x, also written as e of x. अगर 11th-12th मैथ्स किया है तो ये probability distribution में किया होगा. What does e of x stand for? E of x stands for expected value of x, which is nothing else but the mean of x. तो ऐसा क्यों लिखा है? ये देख के पता चल जाना चाहिए कि ये expected value या ये mean probabilities की मदद से निकाला है और frequency की मदद से नहीं. आंसर अलग आएगा क्या? नहीं, सेम ही आएगा, बस अप्रोच थोड़ा अलग है. Why do you call it expected value of x? Well, I'll tell you. आप expect करते हो कि आपके क्लास का हर एक बच्चा 27 मार्क्स लेके आया होगा. That is what average means, no? What do you mean? It means that if you pick up any kid, उसका मार्क्स कितना होगा? 27. सेम ना. तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका मार्क्स he has 27 marks is nothing else but the expected value of x. You are expecting a student to take 27 marks. Now my question to you is, पढ़ते कैसे हो? सेम. अब डेटा ही सेम है तो पढ़ोगे वैसे ही ना. अगर ये 27 मार्क्स पर स्टूडेंट था तो ये भी 27 मार्क्स पर स्टूडेंट होगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. प्लीज अगर चाहिए तो पॉज करके वीडियो रिपीट मार के देख लो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो अब किया क्या? मार्क्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया. मार्क्स को प्रोबेबिलिटी से, तो हुआ मार्क्स पर स्टूडेंट. बराबर. वंस अगेन, मार्क्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया. व्हाट प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो वो हुआ मार्क्स पर स्टूडेंट.
मार्क्स पर स्टूडेंट। तो जो डेटा है दैट पर प्रोबेबिलिटी, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी दी होगी वो, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स दी है तो वो मार्क्स पर स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस 100%. Now I want to move into questions. The reading this is extremely important. तो एक फटाफट ये ले लेते हैं, ठीक है. लेट्स से आपको कॉस्ट दिया है किसी चीज का एंड दे हैव गिवन यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन. तो जब इसका मीन निकलता है तो कैसे पढ़ोगे? आई नो इट डजंट मेक सेंस बट प्लीज इट बिकम्स, अगर ये रुपीज में है और कॉस्ट और रेन सेंटीमीटर में, तो इट इज रुपीज पर सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि डेटा कॉस्ट डेटा है और इसकी प्रोबेबिलिटी दी है ना आपको, तो इट बिकम्स रुपीज पर सेंटीमीटर. उल्टा होता कि आपको रेन दी होती सेंटीमीटर में और आपको कॉस्ट दिया होता रुपीज में, तो आप इसको कैसे पढ़ते? प्रोबेबिलिटी कॉस्ट की दी है ना, डेटा रेन है, तो इट बिकम्स सेंटीमीटर पर रुपी. आई होप यू आर फॉलोइंग. अगर मैं एक्सपेंसेस दे देता एंड आई वुड गिव यू द नंबर ऑफ डेज, या फिर दिन की प्रोबेबिलिटी दे देता. अगर एक्सपेंसेस है रुपीज में और ये डेज तो डे में होगा, सो इट इज रुपीज पर डे. उल्टा होता तो डे का डेटा होता और एक्सपेंसेस की प्रोबेबिलिटी होती. तो इसको कैसे पढ़ते? डे पर रुपीज या डेज पर रुपी. तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी दी जाती है पर वो हो जाता है, और ओरिजिनल डेटा जो दिया है दैट बिकम्स दैट पर नंबर ऑफ यूनिट्स. आई होप यू फॉलोड सम पार्ट ऑफ इट. लेट्स कंटिन्यू इनटू क्वेश्चंस. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू. दिस इज द मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि यही पूछा जाता है. तो 3 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं. ये उसमें से पहले टाइप का और ये मेनली पूछा जाता है, सो प्लीज पे अटेंशन. मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, देन लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अ वर्कशॉप हैज 20 नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल मशीन्स. तो आपके पास वर्कशॉप है, उसमें 20 आइडेंटिकल मशीन्स है. आइडेंटिकल मतलब सेम मशीन, मतलब पूरे यूनिट में एक ही टाइप का मशीन है थ्रू एंड थ्रू. तो आप एक कोई टाइप का क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस प्लान करते होंगे जो एक ही प्रोसेस चलता है थ्रू एंड थ्रू. The failure pattern of the machines is given below. तो क्या दिया है? Lapsed time after maintenance attention in month. Lapsed time मतलब जब दो चीजों के बीच का टाइम कैलकुलेट किया जाता है तो उसको lapsed time बोलते हैं. इसमें क्या मतलब है? फेलियर हुआ, मतलब लेट्स से आज 1 तारीख है, आज फेलियर हुआ और फिर नेक्स्ट फेलियर हुआ, तो ये फेलियर टू फेलियर के बीच में कितना लैप्स हुआ टाइम, एंड दैट इज व्हाट इट मीन्स. तो ऐसा हुआ है कि मैंने एक मशीन को स्टडी किया है और 1 महीने में द चांसेस ऑफ फेलियर वर 20%, 2 महीने में द चांसेस ऑफ फेलियर वॉज 15%, 3 महीने के बाद द चांसेस ऑफ फेलियर वर 15%, 4 महीने बाद द चांसेस ऑफ फेलियर वर 15%, 5 महीने बाद द चांसेस ऑफ फेलियर वर 15%, और 6 महीने बाद द चांसेस ऑफ फेलियर वर 20%. सो आई हैव रिटन डाउन द टाइम बिटवीन फेलियर, मतलब फेलियर मैंने रिपेयर किया और अब नेक्स्ट कब फेल होगा, एंड आई हैव रिटन डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फेलियर. व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग मी टू डू? इट कॉस्ट्स ₹150 टू अटेंड अ फेल्ड मशीन एंड रेक्टिफाई द सेम. कंप्यूट द ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द ब्रोकन डाउन मशीन. तो अब मेनली ना अपना इसमें प्रॉब्लम क्या होने वाला है मैं बताता हूं. अपना इसमें प्रॉब्लम ये होने वाला है ना कि लाइफ में भी है ना 2 टाइप के लोग होते हैं. कैसे? अब आपके घर पे भी एक आध छोटा मोटा मशीन या गाड़ी या बाइक या कुछ ना कुछ तो होगा. तो है ना 2 टाइप के लोग होते हैं. पर्सन नंबर 1, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, गाड़ी चलाया भी नहीं ना मैंने, तो भी 4 महीने के बाद सर्विसिंग है ना, मैं जाके 4 महीने बाद गैरेज में खड़ा करूंगा, बंदे को बोलूंगा इसकी सर्विसिंग कर. बंदा बोलेगा 4 महीने चला ही नहीं आपने, कुछ यूज ही नहीं हुआ है, गाड़ी नया का नया है. आप बोलोगे नहीं 4 महीना हुआ है ना, तू सर्विसिंग करेगा, तेरे को पैसा चाहिए मैं देता हूं, 4 महीना हुआ है तू सर्विसिंग करेगा. ये वो वाली कैटेगरी है जो गाड़ी इतना धोते ना, रोज सुबह सुबह उठ के बाल्टी भर पानी लेके गाड़ी का कलर निकल जाता है. ऐसे वाले लोग होते हैं. फिर आते दूसरे लोग जो जुगाड़ वाले, काम चलाओ लोग, गाड़ी चलाना चालू कर देंगे. कब खरीदा गाड़ी? 2007.
अब तक कभी सर्विसिंग करा है नहीं, क्यों? बंद पड़ेगी तो मैकेनिक, बंद नहीं पड़ी ना तो चलेगी। दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ अ पर्सन। अब होता क्या है पता है, दोनों में प्रॉब्लम है। अब दोनों में क्या प्रॉब्लम है? पहले वाला केस मतलब रेगुलर सर्विसिंग करवाने वाले, आपको लगता है अरे वाह रेगुलर सर्विसिंग कराता है, बहुत अच्छा बंदा, अरे पागल है, क्यों करवाता है इतना जल्दी? अब भी गाड़ी खरीद के 4 महीना नहीं हुआ, तेरे को सर्विसिंग क्यों कराने का है? तू सर्विसिंग को भेजता है, बंदा 1000-2000 रुपए लेता है, 1000-2000 अगर काम भी नहीं है गाड़ी में, तो क्यों करता है सर्विसिंग पे खर्चा? प्लस अब तूने सर्विसिंग वाले को बुलाया, ठीक है, अगर ये बाइक नहीं है आपका, अगर ये आपके ऑफिस का कोई मशीन है, अगर सर्विसिंग वाले को बुलाया तो उस दिन काम करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते, क्योंकि उस दिन तो आके सर्विसिंग वाला ही सर्विस करेगा, तो आपको यूनिट बंद रखना पड़ेगा। तो एक तो जरूरत नहीं है फिर भी आप सर्विसिंग वाले को बुला रहे हो, मशीन चालू है, अच्छा खासा चालू है, फिर भी आप बुला रहे हो, और दूसरा बुला रहे हो तो बंद रखना पड़ेगा। अब दूसरी कैटेगरी है जब तक बंद नहीं पड़ जाती मैं चलाता रहूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें ना बाद में मशीन में इतने प्रॉब्लम आ जाते हैं कि रिपेयर करने वाला आके बोलेगा कि काम करो, स्टेशन है, मशीन खरीद लो, ऐसा हो जाता है। तो ये सेकंड वाले में क्या होता है, अपन चलाते रहेंगे, मशीन चलाते रहेंगे, पर जब वो बंद पड़ेगी और जिस दिन पड़ेगी उस दिन इतना काम देगी, वो इतना काम देगी ना कि पूछो मत। प्लस अब मशीन बता के बंद पड़ती है क्या? बिन बताए बंद पड़ती है। बिन बताए अगर बंद पड़ती है तो प्रॉब्लम क्या होता है बताता हूं। जब कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो गाड़ी लेके, जैसे गोवा वाले प्लान्स जो अपने बहुत कैंसिल होते हैं, वही वाला प्लान, तो अगर गोवा प्लान बना है गाड़ी लेके जाना है तो पहले क्या करते हो? दोस्त को बोलते हो उसकी गाड़ी है आपकी गाड़ी है, तो पहले क्या करते हो? पहले मैकेनिक के पास लेके जाते हो, बोलते हो गोवा जाना है, दूर है तो इसको बना। पर वो बोलेगा गाड़ी तो चल रही है, हाँ चल रही है, पर तू चेक कर लेना, ब्रेक ऑयल, क्लच प्लेट्स, ब्रेक प्लेट, सब चीज चेक कर ले, प्रॉब्लम जी मेरे को बीच में बंद नहीं पड़ना चाहिए गाड़ी। और फिर एक दूसरा कैटेगरी आता है, चला तू बंद पड़ेगा देखेंगे, फिर कई हाईवे पे रात को 1 बजे 2 बजे बंद पड़ जाएगी, फिर कोई आके पाकेट वाकेट मार के चला जाएगा, कैसे चलेगा? तो ये 2 कैटेगरी के लोग हैं जिस दोनों कैटेगरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप ब्रेकडाउन वाले हो कि खराब होगी तो ही मैं रिपेयर करूंगा, तो अब बता के तो खराब नहीं होती है, तो जिस दिन खराब हुई है उस दिन वर्कर आपने सब बुलाया। अब पहले वाले केस में जब मेंटेनेंस वाला आने वाला था तो आपने क्या बोला वर्कर को, कल छुट्टी ले लो, तो छुट्टी लेने बोल दिया तो पगार नहीं देनी पड़ेगी उनको। पर अब अगर वर्कर्स आए हैं पर मशीन बंद पड़ गई है, तो अब आए हैं तो उनको पगार तो देनी पड़ेगी। अब काम ही बंद पड़ गया तो वो लॉस अलग, और फिर इस बंदे को रिपेयर करने को बुलाओ। पर इसमें फायदा क्या है कि आप पहले जो फालतू में जरूरत नहीं थी तभी भी रिपेयर कर रहे थे, वो यहां पे करने की जरूरत नहीं। तो बोथ मेथड्स हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स एंड वी हैव टू चूज बिटवीन द 2 मेथड्स। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है आपका एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप में कितनी मशीन है? 20 मशीन। अब उनका फेलियर पैटर्न दे दिया आपको और बोला क्या है, नीचे कॉस्ट दिए, क्या बोला है? इट कॉस्ट ₹150 टू अटेंड अ फेल्ड मशीन। तो अगर खराब हो जाती है ना तो ₹150 लगता है मशीन रिपेयर करने का। कॉम्प्यूट द ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग ब्रोकन डाउन मशीन। कौन सी मशीन? ब्रोकन डाउन, सर्विस भी करा रहा हूं, सिर्फ खराब होगी तो ही रिपेयर होगा, तो बताओ ईयरली कॉस्ट क्या है? आपको ईयरली कॉस्ट चाहिए, डेटा कैसे दिया है? मंथली दिया है। तो एक काम करो ना, मेरे को बताओ मंथली कितनी मशीन बंद पड़ती है, तो मैं मंथली कॉस्ट निकाल के ईयरली कॉस्ट दे देता हूं। तो यू बेसिकली वांट मी टू फाइंड के ऑन एन एवरेज एवरी मंथ कितनी मशीन्स फेल होती हैं। एग्जैक्टली, सो यू वांट मी टू फाइंड एवरेज, हाँ, सो यू वांट मी टू फाइंड एन एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाँ, क्योंकि प्रोबेबली बेस्ड डेटा है ना, ठीक है, देन आई विल स्टार्ट फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज I am going to write down the data given to me. तो मैं अब ऑब्वियसली इतना डिटेल में लिखने वाला हूं नहीं, मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूं। I am going to write 20 machines, नहीं दिखेगा आपको, मैं वही कॉपी कर रहा हूं। तो this is going to be month and this is going to be probability of failure. So month number 1, 2, 3,
4, 5, 6, sorry 6, and probability of failure 0.2, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15 and 0.20. अगर चेक करना तो एक बार चेक करके देख सकते हो, इसका टोटल हमेशा 1 आना चाहिए. तो चेक कर लो. 0.2 प्लस 0.15 इज 0.35 प्लस पॉइंट, या फिर ये 15 15 15 15, ये टोटल 60 होता है. सो 0.6 हो जाता है. 0.6 प्लस 0.2 इज 0.8 एंड 0.8 प्लस 0.2 इज 1. तो प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आता है, मतलब क्वेश्चन भी बराबर है. तो अब मैं ये हटा देता हूं. So it is going to be 240 into 150 divided by 3.5 is going to be 10285.71 rupees. 10285.71 rupees per year. And this is your annual cost of मेंटेनेंस. हर एक क्वेश्चन में बस यही करना है, बस कुछ नहीं. 6 मार्क के लिए आती है घटिया चीज, 6 मार्क के लिए बस यही करना है. नंबर ऑफ मशीन चेंज कर देंगे, बोलेंगे 50 मशीनें अब बताओ. नंबर ऑफ मशीन चेंज कर देंगे, बोलेंगे 100 मशीनें अब बताओ. प्रोबेबिलिटी चेंज कर देंगे, बस इतना इधर ध्यान देना है. बस अगर मंथ्स और फेलियर दिया तो ये मंथ पर फेलियर है, रेसिप्रोकल ले लो. अगर फेलियर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ दिया तो कुछ करना ही नहीं है. आंसर जो आएगा वही फेलियर पर मंथ है, तो बस कॉस्ट कैलकुलेशन करना है. दैट्स इट. इन द मॉड्यूल ऑल्सो देर इज अ सोल्यूशन. आई एम गोइंग टू रन थ्रू द मॉड्यूल सोल्यूशन, ताकि जब मॉड्यूल देखो तो वो भी पता चल जाए. बस उन्होंने क्या किया, मॉड्यूल क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है कि आप महारथी और आपको सब आता है, तो थोड़ा हैवी हो जाता है. सोल्यूशन, एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला है और मंथ्स लिखा है, जो गलत है. मंथ्स पर फेलियर लिखना चाहिए वहां पे. अब देयरफॉर नंबर ऑफ रिपेयर्स पर एनम पर मशीन पर एनम, रिपेयर पर मशीन पर एनम इज 12/3.5. तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया इसका मतलब क्या है. कंसिडरिंग 20 मशीन्स एंड ₹150 for a field machine, the yearly cost of serving is 12 divided by 3.5 into 20 into 150, which is 10286, जो अपना भी सेम आंसर है 10285.7, which is 10286. सो मॉड्यूल ने लिखा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, तो दिखने के लिए बहुत अच्छा दिखता है वो, पर उतना सिंपल नहीं. एंड दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन मेंटेनेंस. और यही करना है बस, बाकी कुछ नहीं. That is the first question in maintenance management. Let's move on to the next question. The next question says, which is question number 2. Same question है, बस थोड़ा extra है. क्या क्या extra है बताता हूँ. A public transport system is experiencing the following number of breakdowns for months over the last 2 years, and they are in their new fleet of vehicles. So number of breakdowns दिया है and number of months it occurs. Each breakdown costs the firm an average of 2800 for a cost of ₹1,500 per month. Preventive maintenance can be carried out to limit the breakdowns to an average of 1 per month. Which policy is suitable for the firm? तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है. नंबर 1, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपका, जिसमें आप बसेस मेंटेन करते हो. आपको डेटा क्या दिया है, आपको दिया है ब्रेकडाउन्स और मंथ्स. अब देखो दोनों भी एज डेटा दिया है, दोनों को एज प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं दिया है. तो ठीक है ना, अपन को पता है प्रोबेबिलिटी में चेंज कैसे करना है. टोटल लेके डिवाइड बाय योर इवेंट इज द प्रोबेबिलिटी. तो वो ठीक है, वो मैं कर सकता हूं. अब पूछा क्या, वो थोड़ा अलग है. Each breakdown costs the firm an average of 2800. तो अब खराब होती है ना गाड़ी, तो मैकेनिक को बुलाओ, गाड़ी जहां बंद पड़ी है वहां पे वो आएगा, रिपेयर करेगा, तो 2800 रुपए लगेगा. पर वही आप 1500 रुपया पर मंथ दो ना, तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर देगा. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब वो चेक करके रख देगा ना, पहले बोल देगा अरे यार ये क्लच प्लेट खराब हो गया था तो मैंने चेंज कर दिया. तो अच्छा हुआ ना, पहले पता चला, खराब होने के बाद नहीं पता चला पूरी तरह से, तो उसका 1500 लेता है. पर उसमें एक प्रॉब्लम भी है, चेक करेगा गाड़ी ऊपर से नीचे तक, बाद में पता चलेगा गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था,
तो आप क्या बोलोगे उसको, अभी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं 1500 नहीं दूंगा, नहीं चलेगा। आके वो चेक करके गया ना, तो 1500 देना तो बनता ही है। पहले वाले केस में क्या है, बंद पड़ी तो ही 2800 देना पड़ेगा। इसमें क्या है, बंद पड़े ना पड़े हर एक महीना 1500 देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 1500 सस्ता पड़ता है, अग्रीड। और उसके आगे कुछ लिखा है, इट सेज दैट फॉर 1500 पर मंथ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैन बी कैरिड आउट टू लिमिट द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स ऑफ एन एवरेज ऑफ 1 पर मंथ। मतलब क्या, आप सर्विसिंग कराओ, मैं गारंटी नहीं देता कि गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी, चांस है कि एक बार तो बंद पड़ेगी। आई हैव टू नाउ फाइंड आउट क्या करूं, सिर्फ खराब होने पे रिपेयर करूं तो उसका कॉस्ट क्या आता है, या फिर एक बार सर्विस कराऊं और फिर एक बार खराब होगी उसका कॉस्ट बेयर करूं। हाउ विल आई डू दिस, आई विल डू दिस बाय प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। वापस वही पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, which is break down and months. So break down 0, 1, 2, 3, 4 and months is 2, 8, 10, 3, 1. करेक्ट। अब क्वेश्चन निकाल देता हूं मैं, अपन मेरी शीट में आ जाते हैं। तो आपके पास ब्रेकडाउन और मंथ है, ठीक है। तो अब आपको एक को प्रोबेबिलिटी में चेंज करना पड़ेगा। किसको, देखो किसको भी कर दो, बाद में पढ़ के मैं तो उल्टा कर ही दूंगा अगर मेरे हिसाब से नहीं है तो। पर यहां पे देखा ब्रेकडाउन एकदम अच्छे से लिखा है, मंथ थोड़ा अब्रप्ट है, तो मैं मंथ को ही चेंज कर देता हूं प्रोबेबिलिटी में। तो अगर मंथ को प्रोबेबिलिटी में चेंज करना है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ, तो आपको ना पहले टोटल निकालना पड़ेगा। तो अब टोटल क्या आता है, 2, लेट मी जस्ट चेक, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये जरा चेक करने दो डेटा बराबर लिखा है क्या। 2, 8, 10, 3, 1, 2, 8, 10, 3, 1 बराबर है। क्वेश्चन में नीचे भी बराबर है, बराबर है, ठीक है। आ जाओ, बराबर लिखा है सब, चालू करते हैं। तो नंबर 1 मैं प्रोबेबिलिटीज की टोटल लूंगा, करेक्ट। तो टोटल लूंगा तो 2 और 8 10 होता है, 10 10 20 होता है, 20 और 4 24, तो ये 24 होता है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, व्हाट यू डू इज 2 डिवाइडेड बाय 24, सो ये 2 बाय 24 हो जाता है, फिर 8 बाय 24 हो जाता है, फिर 10 बाय 24 हो जाता है, फिर 3 बाय 24 हो जाता है, और फिर 1 बाय 24 हो जाता है। अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। मतलब लोग क्या करते हैं पता है, मैक्सिमम इसको डिवाइड कर देते हैं। और मेरा एक छोटा प्रॉब्लम है, ये नंबर है ना 24, है बहुत रद्दड़ नंबर है। जैसे नंबर्स में बताता हूँ, 3, 6, 9, 12, 24, 7, ये ऐसे नंबर्स है ना जो अच्छा डेसिमल नहीं देते। जैसे किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करो ना, अच्छा डेसिमल देता है 0.5। किसी भी चीज को 10 से डिवाइड कर दो ना, तो भी वो अच्छा डेसिमल देता है। किसी भी चीज को 8 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, अच्छा डेसिमल देता है। ये जिस भी नंबर में है ना नीचे 3 होता है ना, बहुत घटिया सा डिवीजन देता है, रेकरिंग डेसिमल देता है। तो आपके ऊपर है, करना है तो डिवाइड करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही रख रहा हूं। पर सर कैंसिल होता है, कर सकते हो, मैं वो भी नहीं कर रहा, क्योंकि फिर कैलकुलेशन आसान हो जाता है मेरे लिए। आपको करना है, आप कर सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, ब्रेकडाउन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ्स निकाला। तो ब्रेकडाउन मेरा x हो गया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ्स मेरा p हो गया। तो क्या होगा, मैं अगर जब मैं px निकालूंगा तो 0 इंटू 2 बाई 24 इज 0, 1 इंटू 8 बाई 24 इज 8 बाई 24, 2 इंटू 10 बाई 24 इज 20 बाई 24, 3 into 3 by 24 is 9 by 24, and 4 into 1 by 24 is 4 by 24। ये हो गया आपका px। अब टोटल ले लो px का। तो पता है मैंने बोला था कैंसिल मत करना, क्योंकि अभी देखो सबका डिनोमिनेटर 24 है ना, तो डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या कर दो, 8 plus 20 is 28, 28 plus 9 is going to be
कैलकुलेटर में कर देता हूं, चाहिए तो आपको. सो दिस इज गोइंग टू बी 8 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 4 इज अ टोटल ऑफ 41. तो ये बन जाता है 41/24. अभी भी आपके ऊपर है, करना है डिवाइड तो करो, नहीं करना है मत करो, वैसे ही रखो, फर्क नहीं पड़ता, एंड में सिंप्लीफाई कर देंगे. माई बिगर क्वेश्चन नाउ इज, इसको पढ़ते कैसे हो? व्हाट इज 41/24? चाहिए तो चेक कर लो. 41 डिवाइडेड बाय 24 इज 1.70833333. तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं इसके लिए, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, 1.708333. माई पॉइंट इज पढ़ते कैसे हो इसको? सिंपल है सर. क्या किया? ब्रेक डाउन को किससे मल्टीप्लाई किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ से. तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है ब्रेक डाउन या फेलियर, जो भी आपको बोलना है. सो यू कैन कॉल इट ब्रेक डाउन पर किसकी प्रोबेबिलिटी थी? मंथ की. सो दिस इज नथिंग एल्स बट फेलियर पर मंथ. मतलब क्या? एवरी ईयर, एवरी मंथ एक मशीन 1.70 टाइम्स फेल होगी. मतलब एक और थोड़ा सा फेल होगी. ये देखो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, परफेक्ट नंबर्स नहीं लेने. इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. यू हैव टू स्टिक टू डेसिमल्स. आई कैन अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंडिंग 0.7 ब्रेकडाउन इज डिफिकल्ट. अरे मतलब समझो 70% खराब हुई है, मतलब वो होता है ना, अरे आ गई है अभी, टूटने वाली है आज या कल, बस पूरी तरह टूटी नहीं है, चल रही है अभी भी, तू चला, और 30% पूरा ब्रेकडाउन होगी ना, फिर अपन रिपेयर कराएंगे. दैट इज व्हाट इट मीन्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ये अपन को जैसे चाहिए वैसा ही है, तो अपन घुमाएंगे नहीं. अगर मंथ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकडाउन होता तो वो मंथ्स पर ब्रेकडाउन होता, तो वो मैं घुमाता. ये घुमाने की जरूरत नहीं. वी नाउ कम टू, इफ इट इज 41/24 ब्रेकडाउन पर मंथ, एक महीने में इतना ब्रेकडाउन होता है, तो आपको ब्रेकडाउन के लिए कितना पे करता है? आपको ब्रेकडाउन रिपेयर करने के लिए पे करना पड़ता है 2000. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. आपको देना पड़ता है 2800 रुपीज. एम आई राइट? सो आई एम गोइंग टू से कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन. कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन. कितना ब्रेकडाउन होता है पर मंथ? 41/24. एक का कितना? 2400. सो कैन आई से इट इज रुपीज 24 इंटू 41/24 पर मंथ. एक महीने में इतना पैसा जाएगा. तो कितना जाएगा? देखो ये 24 1 जा 100, तो बचा 4100 पर मंथ. तो आप देते हो 4100 रुपया एवरी मंथ. अगर ब्रेकडाउन रिपेयर करना है तो, मतलब सिर्फ खराब होगी तो ही रिपेयर होगा, तो ऑन एन एवरेज 4100 रुपया जाएगा एवरी मंथ. दूसरा ऑप्शन क्या है? वो लोग ने ऑल्टरनेटिव भी दिया है. क्या ऑल्टरनेटिव दिया है? ऑल्टरनेटिव बोलता है कि सर आई एम सो सॉरी, मैंने 2400 लिया, वो 2400 नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 2800 है. तो मैं काम करता हूं, मैं नया कैलकुलेशन कर लेता हूं. तो इट इज गोइंग टू बी रुपीज 41/24 ब्रेकडाउन. एक ब्रेकडाउन का 2800 पर मंथ. तो अभी कैलकुलेटर में कर लेता हूं. सो इट इज गोइंग टू बी 2800 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 24. तो आता है 4783333. सो 47833 रुपीज पर मंथ देना पड़ता है आपको, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन रिपेयर करते हो तो. सर दूसरा चॉइस क्या है? दूसरा चॉइस है ना, दूसरा चॉइस है कि वो बोलते हैं कि सर्विसिंग कराओ, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी बोलते हैं उसको. सर्विसिंग कराओ. सर्विसिंग कराओगे ना तो मैं 1500 रुपए लूंगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, बट फिर आई कैन ओनली लिमिट द ब्रेकडाउन टू 1. मतलब एक ब्रेकडाउन तो ही होगा. तो अगर वो दोगे मेरे को ऑप्शन, तो मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव
मेंटेनेंस इज 1500 रुपया एंड कॉस्ट ऑफ, एक ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा, एक ब्रेकडाउन का वो 2800 तो लेंगे ही आपसे, तो टोटल कितना लेंगे 0 0 13 2 3 4 4300, तो ये ऑप्शन का कॉस्ट है 4300 रुपीज पर मंथ। क्या सस्ता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सस्ता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराओगे तो ऑन एन एवरेज 4300 जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कराओगे तो ऑन एन एवरेज 4783.33 पर मंथ जाएगा। एंड दिस इज द स्लाइटली एक्स्ट्रा इन द क्वेश्चन। अब स्लाइटली एक्स्ट्रा क्या है? दो चीज, प्रोबेबिलिटी भी अपन ने खुद से ही कैलकुलेट किया, नंबर 1, एंड नंबर 2 ये जो इसमें फायदा ये था कि अपन को ब्रेकडाउन पर मंथ चाहिए और डायरेक्टली ब्रेकडाउन पर मंथ ही आ जाता है। एंड नंबर 2 इज, इसमें क्या बोला है, सिर्फ कॉस्ट निकाल के छोड़ने नहीं बोला है, बोला है कि दूसरा ऑप्शन है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराते हैं। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराया तो एक ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा, तो बताओ फिर उसका कितना पैसा जाएगा, तो वो 4300। व्हाट इज बेटर? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डेफिनेटली बेटर। फटाक से लेट्स रन थ्रू द सॉल्यूशन इन द मॉड्यूल। तो टू बिगिन विथ, आ जाओ, पहले वो लोग ने मंथ की फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में चेंज कर दिया, फिर एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन कितना है उनको, एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन आया है 1.710। तो एक्चुअली मैंने भी आपको लिख के दिया था पर अपन ने यूज नहीं किया, मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन यूज किया, आंसर बेटर हो जाता है। फिर वो लोग ने कैलकुलेट किया, उनको आया 470, सॉरी उनको आया 4788, अपन को आया था 4783.70। अब वो क्यों आता है मैं बताता हूं। देखो उनको यहां पे आया है, उन्होंने अप्रोक्सीमेट किया 1.71 से, और एक्चुअल वैल्यू है ना 1.71 है नहीं। अपन को एक्चुअल वैल्यू आई थी, क्या थी वो एक्चुअल वैल्यू बताता हूं। ये अपनी एक्चुअल वैल्यू, और अपनी एक्चुअल वैल्यू है ना 1.70 है, उन्होंने ना आगे वाले 8 को 0.1 बना के इधर ले लिया, तो उसके वजह से क्या होता है, उनका आंसर थोड़ा ज्यादा आता है। तो अपना क्या है 4783, उनको है 4788, वो तो पहले तो 4787 आता है, तो वो लोग ने आगे वाले डेसिमल को और थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया है, इसलिए 4-5 रुपए का फर्क पड़ता है, पर गलत नहीं है, अपना भी बराबर है। एनीवे, सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सॉरी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में एक ब्रेकडाउन तो होगा और मेंटेनेंस का 1500, so 4300, so thus the preventive maintenance policy is suitable for the firm. That's it. 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क के लिए आता है। Let's then move on to the next question. Question number 5 in your sheets. A PQR company has kept records of breakdowns of its machines for 300 days work year as shown below. अब देखो उनका year is not 365 days का, ऐसा कैसा अलग प्लेनेट पे रहते क्या वो लोग, वैसा नहीं होता। डे एंड वर्क डे अलग होता है, ईयर एंड वर्क ईयर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल डे इज 24 आवर्स, बट वर्क डे 24 घंटा काम करते हो क्या? नो, वर्क डे इज 8 आवर्स 9 आवर्स लेट्स से। So that is how day and work day या फिर year and work year is different. Week is 7 days, पर work week 7 दिन काम करते हो क्या? नहीं, some firms work 6 days या फिर 5.5, एक दिन हाफ डे होता है सैटरडे को और संडे छुट्टी होती है, या फिर कई सैटरडे संडे दोनों छुट्टी होता है। So that is how day and work day, year and work year, month and work year अलग अलग होता है। So यहाँ पे they are saying that the firm is working for 300 days a year. अब बोला क्या है, ब्रेकडाउन दिया है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेज दिया है, ठीक है। The firm estimates that each breakdown costs rupees 650 and is considering adopting a preventive maintenance program which would cost 2000 per day but limit the number of breakdowns to an average of 1 per day. What is the expected annual saving for preventive maintenance program?
तो मैं सेविंग नहीं बता सकता, मैं दोनों बता के बेटर क्या बताता हूं, तो पहले मैं वो कर लेता हूं। तो मैं पहले काम कर लेता हूं, मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं। सो आपको ब्रेक डाउन दे, तो अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं यहां पे ब्रेक डाउन को फेलियर लिख रहा हूं, एक ही होता है ना, तो एज एन हाउ यू वांट टू, तो फेलियर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेज। सो डेज का फ्रीक्वेंसी दिया, तो फेलियर 0 1 2 3 4 एंड 40 150 750 सॉरी 70 30 10, टोटल 300 दिन का डेटा है। बोला ही था ना उन्होंने, 300 दिन का साल है उनका जिसमें ये डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, तो अब मैं क्या क्या कर सकता हूं, लेट्स कम टू द सोल्यूशन। ठीक है, पहले तो डेज को प्रोबेबिलिटी में चेंज करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेज को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज में चेंज कर देता हूं। कैसा, 40 आउट ऑफ 30, अगेन ये 3 है, रद्दड़ नंबर है, मत डिवाइड करना, रख दो ऐसे, 40 बाय 300। सर 0 0 कैंसिल होता है, नहीं करनी है, रहने दो। नेक्स्ट 150 बाय 300, नहीं दिखता है तो थोड़ा सा हल्का सा जूम कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट 70 बाय 300, नेक्स्ट 30 बाय 300, नेक्स्ट 10 बाय 300। ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज। तो कैन आई से के आपका फेलियर x है एंड प्रोबेबिलिटी p है ऑफ डेज, तो मैं आप px निकालूंगा। कैसे निकालते px? x इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट x, so x is 0, प्रोबेबिलिटी इज 40 बाय 300, तो 0। x1 है, प्रोबेबिलिटी 150 बाय 300 है, तो 150 बाय 300। x2 है, प्रोबेबिलिटी 70 बाय 300 है, तो 7 2 14, 140 बाय 300। x3 है, प्रोबेबिलिटी 30 बाय 300 है, तो ये 90 बाय 300 हो जाता है, 3 3 9। x4 है, प्रोबेबिलिटी 10 बाय 300 है, तो ये हो जाता है 40 बाय 300। अब अगर टोटल लेने बोलूं तो ये सीधे टोटल ले लो, इसका टोटल क्या होगा, इसका टोटल होगा 150 प्लस 140 प्लस 90 प्लस 40 इज अ टोटल ऑफ 420 बाय 300, तो ये बन जाता है 420 बाय 300। अगेन आपको डिवाइड करके करना है तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी में डाल दीजिए, मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस करके आंसर निकाल लीजिए। तो उस केस में मैं कुछ सजेस्ट करता हूं, वर्टिकल कैलकुलेशन मत करना, हॉरिजॉन्टल करना। मतलब 40 को पहले 40 डिवाइड बाय 300 करो, इक्वल टू करो, लिख लो क्या वैल्यू आता है। अब उसी को इंटू 0 कर दो, लिख लो क्या वैल्यू आता है, m प्लस कर दो, तो वो मेमोरी में भी जाके बैठ जाएगा, तो एक ही में सब हो जाएगा। फिर 150 बाय 300 कर दो, इक्वल टू कर दो, लिख लो, इंटू 1 कर दो, लिख लो, और फिर m प्लस कर दो, तो मेमोरी में जाके बैठ जाएगा। आप जैसे ठीक लगे, मेरे को ये थोड़ा बेटर लगता है इसलिए मैंने ऐसे किया। इट इज कंप्लीटली अप टू यू, वॉट एवर यू वांट टू डू। सो इट इज 420 बाय 300। अगेन बड़ा सवाल, क्या पढ़ूं क्या इसको, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज 420 बाय 300? सो 420 बाय 300 इज फेलियर को मल्टीप्लाई किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज से, बराबर ना, तो फेलियर एंड डेज, तो ये हुआ फेलियर पर डे, सिंपल। तो एक दिन में क्या फेलियर होता है ये आपको पता चल गया अभी। तो अब कॉस्ट निकालना कैलकुलेट करके चालू करते हैं। आपको क्या कॉस्टिंग दिया है फेलियर अटेंड करने का? वेल, फेलियर अटेंड करने के लिए बोला है कि एक फेलियर का हम लेते हैं 650 रुपया। तो डेली एक्सपेंस अगर बोलोगे तो रुपीज 420 बाय 300 इंटू 650 पर डे, विच इज बेसिकली 420 इंटू 650 divided by 300 is 910. So this is going to be 910 rupees per day, ये ऑप्शन के साथ।
अगर ब्रेकडाउन ही अटेंड करना है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कॉस्ट देना पड़ेगा। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का 200 रुपया पर डे, तो 200 रुपया, बट इसमें इट विल लिमिट द ब्रेकडाउन टू 1, मतलब एक ब्रेकडाउन तो होगा ही, और फिर 1 ब्रेकडाउन कॉस्ट, एक ब्रेकडाउन का कॉस्ट है 650। तो दोनों मिला के कितना होता है? दोनों मिला के हो जाता है 850 रुपीज पर डे। तो बताओ क्या बेटर है? जाहिर सी बात है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेटर है, 850 पर डे में हो रहा है, आपको 950 में ब्रेकडाउन मेंटेन हो रहा है, तो आप प्रिवेंटिव मेंटेन करोगे, ब्रेकडाउन मेंटेन नहीं करोगे। क्या पूछा था क्वेश्चन? क्या बेटर है? नहीं, क्वेश्चन कुछ अलग ही था। क्वेश्चन ये बोलता है कि क्वेश्चन ये बोलता है कि द फर्म एस्टिमेट्स दैट ईच ब्रेकडाउन कॉस्ट रुपीज 650 एंड इज कंसिडरिंग अडॉप्टिंग अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम व्हिच वुड कॉस्ट रुपीज 200 पर डे एंड लिमिट द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन टू एन एवरेज ऑफ 1 पर डे। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एनुअल सेविंग फ्रॉम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? तो आप बोल रहे कि अज्यूम करो कि आप प्रिवेंटिव मेंटेन ही करने वाले हो, तो बताओ फिर पैसा कितना बचा है? तो देखो इसका 850 पर डे और इसका 910 पर डे बराबर, तो डेली सेविंग्स निकाल लेते हैं अपन पहले। सो डेली सेविंग is rupees 910 minus 850, which is rupees 60. So 60 रुपया पर डे आप सेव करते हो, पर डे 60 रुपया, 300 दिन का साल है आपका, तो एनुअल सेविंग कितना हुआ पता है? इज रुपीज 60 इंटू 300, 6 3 is 18, इज 18,000 पर ईयर, 18,000 रुपए का सेविंग्स करके दे सकते हैं। लेट्स कम टू द मॉड्यूल सोल्यूशन। तो अपना आंसर आया 18,000 रुपया। उनका क्या है? स्टेप 1, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स पर ईयर, 1.40 है उनको, मैंने एज अ फ्रैक्शन रखा है, आपके ऊपर आपको चेंज करना, आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्यों किया ऐसा पता है? क्योंकि मॉड्यूल में डेसिमल में सोल्यूशन दे दिया है, तो मैंने नॉर्मल में सोल्यूशन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट। तो दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स पर डे इज 1.4, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन इज 910। कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम इज 200 रुपया फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर 650, क्योंकि एक ब्रेकडाउन होगा ही होगा, तो उसका 850 रुपया। तो एक्सपेक्टेड सेविंग्स पर डे इज 60 रुपया, जिसको 300 से मल्टीप्लाई कर दो तो एनुअल सेविंग्स आ जाता है 18,000 रुपया। एंड दैट इज क्वेश्चन 5 अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं बाकी के क्वेश्चंस पे। नाउ लाइक आई सेड, नहीं समझा आपके इंस्टीट्यूट को कि चाहिए था एग्जैक्टली क्या, तो बहुत ऐसी स्टूपिड चीज़ें की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाले थे पहले ये सेक्शन में बहुत क्वेश्चंस थे प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस के, और फिर अचानक से निकाल दिए, कम कर दिए क्वेश्चन, हर एक टाइप का, हर एक अलग अलग एक एक टाइप का रखा है। इट इज सो स्टूपिड, आई डोंट नो व्हाई नॉट पुट वन कॉन्सेप्ट इन डिटेल, ताकि बच्चा पढ़े भी, एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे। से 10 कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चन डाल दोगे तो कैसे चलेगा? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू डू इज लाइक दैट, इज वेरी स्टूपिड, इज वेरी बेसिक। जो अपन ऐसा मतलब वी एज स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स तो हम लोग ऐसा चलते चलते करते थे ऐसा क्वेश्चंस, बट व्हाटएवर। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल्स। सो द क्वेश्चन रीड्स, you will have the sheet. The main shaft of an equipment has a very high reliability, which is 0.99. The equipment comes from Russia. Obviously हम चीज़ें खरीदते हैं रशिया से, तो फिर वो ख़राब निकलती हैं, फिर उसमें स्कैम्स होते हैं, तो मज़ा तभी मज़ा आता, नहीं तो मज़ा नहीं आता।
The equipment comes from Russia and has a high downtime cost associated with the failure of the shaft. This is estimated at rupees 2 crore as the cost of sales lost and other relevant costs. However, the spare is quoted at 10 lakh at present. Should the shaft spare be procured along with the equipment and kept or not? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. एक इक्विपमेंट है, अब क्या है वो इक्विपमेंट? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. मिसाइल है, चलो मिसाइल है. अब वो मिसाइल का जो मेन शाफ्ट है ना, इट इज वेरी रिलायबल. नहीं चलेगा इसका गारंटी नहीं है, चले 100% चलेगा. 0.99 है प्रोबेबिलिटी चलने का, मतलब इट इज 99% रिलायबल. 1% चांस है कि वो खराब हो सकता है. ठीक है. द इक्विपमेंट कम्स फ्रॉम रशिया, लाइक आई सेड ऑब्वियसली, and has a high downtime cost associated with the failure. अब प्रॉब्लम क्या है पता है? बहुत रेयरली खराब होता है, और खराब होगा ना तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि खराब होने के बाद कॉस्ट बहुत हाई है. अभी क्या कॉस्ट है? 2 करोड़ है कॉस्ट, उन्होंने एस्टिमेट किया है. सो लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. सो everybody must have seen an airplane. Do you know how many engines does an airplane have? एक इंजन, उसी पे उड़ता है? नहीं चलता. It does not have one. There are bigger airplanes that almost have 4 engines. क्यों चाहिए 4 इंजन? एक इंजन में काम हो रहा है तो? क्योंकि एयरप्लेन है, गाड़ी है, एक इंजन है, बंद पड़ती है ना तो वो रास्ते पे बाजू में रुक जाती है. एयरप्लेन है ना तो वो हवा में रुक जाता है, तो फिर वो आ जाता है, फिर नीचे किसी गांव में घर में घुस जाता है, बिल्डिंग में घुस जाता है. फ्लाइट के लोग तो मरते ही हैं, जिस गांव में घुसता है उसके भी लोग मर जाते हैं. एंड दैट इज वाई यू हैव स्पेयर इंजन्स. अब है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये इंटरनेट लिंक के साथ करती है. जैसे दे हैव फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स कनेक्टिंग टू कंपनीज, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पे बहुत बड़ा कम्युनिकेशन चलता है. लाइक फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर इज एन इंजीनियर, शी वर्क्स फॉर वोडाफोन, एंड वोडाफोन प्रोवाइड्स लिंक्स टू अ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल्स, जैसे एक्सेंचर है वगैरह वगैरह. सो डू यू नो द काइंड ऑफ लिंक्स दैट दे शेयर? दे हैव लाइक 100 Gs, 200 G. You know what a 100 G link is? 100 G is 100 gigabytes per second. मतलब वो लिंक पे 100 gigabytes डेटा ट्रैवल करता है पर सेकेंड. 100 gigabyte मतलब समझता है? मतलब 10 सेकेंड में वो 1 टेराबाइट, मेरी हार्ड ड्राइव है 1 TB की, उतना डेटा शेयर करता है 10 सेकेंड पे. एंड दैट इज वाई व्हेन यू आर अ कंपनी दैट इज फंक्शनिंग ऑन दैट अ हाई एंड, वो लिंक का फेलियर हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है. तो ये कंपनीज क्या करती हैं? एक बैकअप लिंक खरीद के रखती हैं जो उतनी फास्ट नहीं होती. तो बैकअप लिंक में क्या होता है? थोड़ी सस्ती वाली एक बैकअप लिंक खरीद के रखो तो काम पूरी तरह से बंद नहीं होगा. क्यों पता है? क्योंकि जो कंपनी 100 गिग्स की लिंक खरीदती है ना, अगर उसका लिंक डाउन हो गया ना तो जो बैंड बजाएगा वो आपकी, क्योंकि उसका इतना बिजनेस लॉस्ट होगा, तो जो बैंड बजाएगा ना आपकी, आपको इतना कॉम्पनसेशन भरना पड़ेगा ना उस कंपनी को कि आपका दिवाला निकल जाएगा. एंड दैट इज वाई यू कीप अ बैकअप लिंक, कि ये खराब हो गया ना तो ये लिंक पे शिफ्ट कर दो फटाक से, ताकि बिजनेस लॉस ना. बट एट द सेम टाइम वो लॉस कितने का होने वाला है वो देख लो ना. नहीं तो पता चलेगा लॉस होने वाला है 2 लाख का, और दूसरी लिंक खरीद के रखिए 10 लाख की, जरूरत ही नहीं है. दैट इज वॉट दिस क्वेश्चन ऑल्सो मीन्स. वॉट इट मीन्स इज कि वो शाफ्ट है ना, वो अगर खराब हो जाता है ना तो 2 करोड़ का कॉस्टिंग है, और एक स्पेयर है, स्पेयर खरीद के रख दोगे तो 10 लाख का स्पेयर है. Isn't it good to buy a spare in case? 10 लाख में तो स्पेयर आ रहा है, अच्छा है ना. तो 10 लाख का स्पेयर है तो खरीद के रख लो, तो कभी खराब हो गया तो फटाक से स्पेयर यूज कर लेना जब तक ये रिपेयर होके वापस आता है तो. बट मेरे को एक बताओ, 100% फेल होता है क्या? नहीं है. क्या चांसेस हैं फेलियर के? 99% चलता है, 1% चांस है फेलियर का. 1%, मतलब 100 दिन में एक फेलियर का चांस है. तो ये स्पेयर लाके रख दोगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा, फेलियर होने के तो चांसेस तो है ही नहीं. जब कभी फेलियर होगा तो यूज करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा. तो लेट्स डू दिस इन अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच? इट इज वर्किंग फॉर 0.99 probability. It is working with a probability of 0.99. So
chance of functioning is 0.99, which is basically मैं परसेंटेज में लिख रहा हूं 99%. तो 99% फंक्शनिंग है, तो चांस ऑफ फेलियर क्या है? 99% फंक्शन करेगा तो 1% चांस है ना कि फेल होगा. 1% चांस है फेलियर का. 1% मतलब 0.01. तो गारंटी है 100% 2 करोड़ जाएगा? नहीं, 100% नहीं, 1% चांस है कि 2 करोड़ जाएगा. देन दी एक्सपेक्टेड लॉस, जब कभी प्रोबेबिलिटी आ जाती है वो एक्सपेक्टेड हो जाता है. दी एक्सपेक्टेड लॉस इज ₹2 करोड़. तो 2 और 7 0 इंटू 0.01, विच इज 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो 2 0 चले जाएंगे. 7 में से 2 0 तो 5 0 बचेंगे, विच इज बेसिकली 2 लाख. तो 2 लाख का एक्सपेक्टेड लॉस है, 2 लाख का. और स्पेयर कितने का है? 10 लाख का. क्यों खरीदोगे? फालतू में स्पेयर में ज्यादा पैसा जाएगा, यही जाके रिपेयर होके आने दो, नो प्रॉब्लम. एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू प्रोक्योर द स्पेयर. लेट्स कम टू द सोल्यूशन इन द मॉड्यूल. अच्छा, मतलब शॉर्ट में लिख दिया मॉड्यूल में, और क्वेश्चन है ही शॉर्ट, तो लॉन्ग में लिखने का तो सवाल ही नहीं आता. अच्छा, मॉड्यूल में द क्वेश्चन सेज दैट the solution says the expected cost of downtime is probability of failure into the cost when the breakdown occurs. Now probability of failure कैसे निकाला है बड़ों ने? 1 minus the probability of not failing, which is basically 0.1 जो मैंने 0.01 जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया, into 2 करोड़ जो 2 लाख होता है. However, the cost of procuring the spare now is 10 lakh. Therefore, expected cost of downtime is less than the cost of spare. Hence, the spare need not be bought along with the equipment. That is question number 4. हाँ, अगर probabilities change कर दें और बोले कि the shaft is 80% reliable, तो 20% not reliable, तो 2 करोड़ का 20%, 2 करोड़ का 20% 40 लाख होता है. तो डाउन टाइम का कॉस्ट 40 लाख रुपया और स्पेयर का 10 लाख. स्पेयर खरीद लो, फिर रिस्क नहीं लेना है क्योंकि फेलियर का चांसेस ज्यादा है. देन माय आंसर वुड चेंज. आई वुड से यस, आई वुड प्रोक्यूर द स्पेयर. तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, अगर प्रोबेबिलिटी चेंज कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा. दैट अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल इज क्वेश्चन 6. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question again is a slightly different question, but like I said, बहुत easy है, बहुत basic है, और ये पूछा जाता है. ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं सामने, 1 2 3, 3 पूछे जाते हैं. कभी कभी 3 मार्क के ले लो, 3 3 9, 9 लाइन का भी नहीं है क्वेश्चन, और 9 मार्क के लिए पूछा जाता है. 6 लाइन का नहीं है, 6 मार्क के लिए पूछा जाता है. एनीवे, बहुत बेसिक है, कॉमन सेंस है क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है. Product A has a mean time between failure of 30 hours and has a mean time to repair of 5 hours. Product B has a mean time between failure, MTBF, मतलब mean time between failure of 40 hours and has a mean time to repair of 2 hours. Which product has higher reliability? मतलब क्या है? आ जाओ, मैं बताता हूँ. जब कभी कोई चीज खरीदते हो ना, तो स्पेशली अभी whenever you are an industrialist or whenever you are working in a firm or whenever you are a manager to a firm, जब मशीन खरीदने की कोशिश करते हो या मशीन खरीदने जाते हो, तो देयर आर अ सर्टेन सेट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आप पूछते हो जो मशीन बेच रहा है उसको. पहली चीज कि बाबा कितना खराब होती है, और दूसरी चीज खराब होती है तो रिपेयर होने के लिए टाइम कितना लगता है. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज आपने एक मशीन खरीदी और वो बोला कि 6 घंटा परफेक्टली चलेगी, 6 घंटे के बाद खराब हो सकती है. होती है मशीन्स खराब. देखो, इसको खराब नहीं बोलते हैं. क्या होता है बताए, किसी मशीन्स का ना इतना सब कुछ एक साथ चल रहा होता है ना कि छोटा मोटा कहीं इधर उधर हो जाता है और मशीन बंद पड़ जाती है. लाइक नाउ, बिकॉज लाइक आई कीप सेइंग कि आप CMA हो तो आपको 1 आध 2 इंडस्ट्रियल एस्टेट घूमना ही चाहिए. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. व्हेन वी वर डूइंग टाइम एंड मोशन स्टडी,
वी वेंट टू दिस वन गारमेंट प्लेस. तो जहाँ पे अगर आपने ना कभी साड़ियाँ या बेडशीट्स वगैरह देखी होंगी ना, जिसके ऊपर ना धागे से एम्ब्रॉयडरी की जाती है और सेम होता है स्टार्ट टू एंड, कुछ फर्क नहीं होता है. तो वो है ना बहुत सारी मशीन्स एक साथ कर रही होती है. सिलाई मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिकली बड़ा सा कपड़ा लगा दिया जाता है, एक बाजू के रोल से वो निकल रहा है और एक बाजू वो रोल करके अंदर जा रहा है और बीच में वो 5-6 मशीन्स उसके ऊपर अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज कर रही है. तो एक लेट्स से पेड़ बना रही है, एक उस पर फूल बना रही है, एक उस पर ग्रीन लीव्स बना रही है, ऐसे काम करते जा रहा है. तो अब वो मशीन है ना, इंटेलिजेंट मशीन है, वेरी सेंसिटिव. अब देखो 10-12 मशीन एक साथ चल रही है, अगर एक आध का धागा टूट गया तो आपको कैसे पता चलेगा? बैठ के उधर देखना पड़ेगा ना. और अगर धागा टूट गया तो फटाक से मशीन बंद करनी पड़ेगी, धागा लगाना पड़ेगा और वापस चालू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो वाला डिजाइन बनेगा नहीं. तो मशीन इंटेलिजेंट हो गई है. क्या हो जाता है पता है? धागा टूट गया ना, मशीन बंद पड़ जाती है ऑटोमेटिकली. बट डज दैट मीन मशीन बंद पड़ गई? नहीं, वो आएगा बंदा, एक 5-10 मिनट लगेगा उसको धागा सीधा करने के लिए और फिर वापस मशीन चलना चालू हो जाएगी. सो व्हाट इज हैपनिंग इज फॉर 6 आवर्स द मशीन इज वर्किंग फाइन, फिर वो टूट जाता है, कुछ खराब हो जाता है. वो रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगता है? लेट्स से 2 घंटे में रिपेयर हो जाता है. तो अब हुआ क्या? 8 घंटा अपनी मशीन चलाई, जिसमें से 6 घंटा वो अवेलेबल थी, 2 घंटा अवेलेबल नहीं थी. अब एक दूसरी मशीन दिखाई मैंने आपको. वो बंदे को पूछा 8 घंटा कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं, 8 घंटा चलेगी. और रिपेयर होने के लिए बोला अगर खराब हो गई ना 5 घंटा लेते हैं रिपेयर करने के लिए. तो ओ ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. तो हाउ डू यू लुक एट दिस? रिलायबल कौन है ज्यादा? वेल मशीन बी रिलायबल है, ये है, ये भी है. मशीन बी रिलायबल है, ये ज्यादा टाइम चलती है ना. मशीन ए रिलायबल नहीं है. बट व्हाट इज मोर मेंटेनेबल? मेंटेनेंस किसका कम है? मशीन ए का मेंटेनेंस कम है, फटाक से रिपेयर हो जाती है, 2 घंटे में अप अगेन. ये 5 घंटा बंद पड़ जाती है. एंड दैट इज हाउ यू लुक एट अ मशीन व्हेन इट कम्स टू रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी. कभी कभी क्या होता है, कोई कोई मशीन, अगर एक मशीन होगी जो चलती 3 ही घंटा है, बस 3 घंटे बाद खराब होगी, अरे पर इमीडिएटली ना आधे घंटे में वो अप हो जाती है. तो आप बोलोगे अरे सिर्फ 3 ही घंटा अवेलेबल है, अरे पर 3 घंटा अवेलेबिलिटी के बाद सिर्फ आधा ही घंटा खराब होती है वो. तो अगर वैसे देखने जाओगे ना आप, तो 3 घंटे की अवेलेबिलिटी आधा घंटा, तो ये 3.5 घंटा हुआ, फिर वापस 3 घंटा और फिर वापस आधा घंटा, बराबर. फिर वापस 3 घंटा और फिर वापस आधा घंटा खराब हो गई. तो काउंट करते हैं 3, 3, 3, 9, 10, 10.5. 10.5 घंटे में मशीन 1.5 घंटा चल नहीं रही थी, बाकी 9 घंटा चल रही थी, बराबर. आपका देख लो, आपका ना 13 घंटे में 8 घंटा चल रही है, 5 घंटा बंद है. तो आपको लग रहा है ये ज्यादा अवेलेबल है, पर वैसा नहीं है, मेंटेनेबिलिटी कम है इसकी. सो व्हेन यू लुक एट एन इक्विपमेंट और व्हेन यू लुक एट अ मशीन, यू लुक एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स रिलायबिलिटी, एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. तो इसमें 2 चीजें पढ़ोगे आप. MTBF. व्हाट इज MTBF? मीन टाइम बिटवीन फेलियर. मतलब यहां से लेके यहां तक, ये फेलियर होके रिपेयर होके आई है, यहां पे देखो ये फेलियर होके रिपेयर होके आई है, फिर वापस फेलियर होगा, 2 फेलियर के बीच में कितना टाइम मिलेगा? 3 घंटा मिलेगा, इज द मीन टाइम बिटवीन फेलियर. और एक होता है MTTR सॉरी, विच इज ये मीन टाइम टू रिपेयर. मतलब ऑन एन एवरेज रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगता है? तो आधा घंटा लगता है रिपेयर करने के लिए. ये 2 एस्पेक्ट आपके हिसाब से आपको क्या चाहिए, फिर आप डिसाइड करो कि आप कौन सी मशीन खरीदोगे. आ जाओ क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन क्या बोलता है, और मैं इसको है ना डायग्राम टाइप्स में लिख लेता हूं. 2 मशीन है, मशीन ए एंड मशीन बी. मशीन ए हैज अ मीन टाइम बिटवीन फेलियर ऑफ 30 आवर्स. तो चाहिए तो टेबल बनाता हूं, वो भी एक ऑप्शन है, मैं टेबल बनाता हूं. मशीन ए, मशीन बी, मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम टू रिपेयर. Machine A has a mean time between failure of 30 hours and a mean time to repair of 5 hours. Machine B has a mean time between failure of 40 hours and a mean time to repair of 2 hours. पूछा क्या जा रहा है आपको? They are asking you 3 questions. Question number 1. Question number 1 is, which product has higher reliability? Question number 2.
which product has greater maintainability, and question number 2, which product has greater availability. तो आ जाओ चेक करते हैं. Which question has better reliability? ये 30 घंटा चलती है, 40 घंटा चलती है. Obviously B reliable है, and that is why reliable is B. जिसका मीन टाइम बिटवीन फेलियर ज्यादा, मतलब ज्यादा टाइम मिलता है आपको फेलियर के बीच में, इज मोर रिलायबल. विच मशीन इज मोर मेंटेनेबल? मेंटेनेबिलिटी किसकी ज्यादा है? वेल इफ यू नोटिस, बी ही ऐसा मशीन है जो मेंटेन कम टाइम में हो जाती है, तो 2 घंटा. तो कहना से अगेन बी. पर अब रुक जाओ और मेरे पीछे वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ. अब क्या है इसमें आप देखोगे ना, तो उसमें क्या पता है, बी ही बेटर है रिलायबल और बेटर मेंटेनेबल है, तो अवेलेबल भी बी ज्यादा होगा. ये बेसिक कॉमन सेंस है. बट वो जाने दो, यहां पे ले लो. अगर मैं आपको बोलूं ज्यादा अवेलेबल कौन है, तो आप बोलोगे बी ज्यादा अवेलेबल है. ज्यादा मेंटेनेबल क्या है, तो आप बोलोगे ए ज्यादा मेंटेनेबल है. तो अब वही प्रॉब्लम हो गया. तो मेरे को बताओ ना कौन सी मशीन बेटर है. एंड दैट इज व्हाई वी चेक अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मतलब पूरा 8 घंटे में 6 घंटा अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी 6 आउट ऑफ 8. एंड पूरा 8 और 5 13 घंटे में 8 घंटा अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी इज 8 आउट ऑफ 30. दोनों का परसेंटेज ले लो, जो ज्यादा अवेलेबल है इज द मशीन दैट यू विल बाय. 6 आउट ऑफ 8 इंटू 100, 6 डिवाइडेड बाई 8 into 100 is 75%. तो A की अवेलेबिलिटी 75% है, एंड B is 8 divided by 13 into 100 which is 61.53. तो ये 61.5% अवेलेबल है. तो कौन ज्यादा अवेलेबल है? B ज्यादा अवेलेबल है. नहीं है, B कम अवेलेबल है. ऑल्दो B ज्यादा रिलायबल है, अवेलेबिलिटी कम है. तो मैं खरीदूंगा B? नहीं, मैं खरीदूंगा. अब यहां पे क्या हो जाता पता है, ये क्वेश्चन ही वैसा है. अब यहां पे क्या हो जाता पता है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें सब बी आता है, तो बी ज्यादा होगा ना. देखो टोटल टाइम क्या है बी ए का, 30 + 5 35. 35 में 30, सो 35 by 30 इंटू 100. तो टोटल टाइम बी का है 35 घंटा. 35 घंटा में 30 में इट इज अवेलेबल, 5 में अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबिलिटी 30 by 35. ये बी का है, सॉरी ये ए का है. और बी का पूछोगे तो बी टोटल 40 + 2 42. 42 में 40 आवर्स अवेलेबल है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी? तो 30 by 35, 30 divided by 35 into 100 is 85.71. So 85.71% अवेलेबिलिटी है. एंड ये 40 by 42, so 40 divided by 42 into 100, ये 95.23% अवेलेबल है. 95.23. और वो मैंने बोला था ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है अगर बी रिलायबल है, बी मेंटेनेबल है. तो अगर ये ना बी का 2 के जगह पे ना ज्यादा होता कुछ 5 से, मतलब लेट्स से 8 होता या 6 होता, तो फिर डिफिकल्ट हो जाता. तो मैं डायरेक्ट नहीं बता पाता, मेरे को कैलकुलेट ही करना पड़ेगा. अब यहाँ पे पता ही चल रहा है कि रिलायबल भी बी है और मेंटेनेबल भी बी है, तो अवेलेबल भी बी ही होगा. अगर नहीं होता, एक रिलायबल होता एक मेंटेनेबल होता, तो अवेलेबिलिटी कौन किसकी ज्यादा है वो चेक करनी पड़ती. एनीवे, हियर द अवेलेबिलिटी ऑफ बी इज मोर, विच इज 95%. आई एम सॉरी, आई हैव रिटन इट इन अ वेरी शैबी मैनर. इट्स वेरी वेल रिटन इन द मॉड्यूल. तो आ जाओ फटाक से, आपको जो शीट दिया मैंने उसके सोल्यूशन पे आ जाओ. यस, so question number 1, which product has greater reliability? Product B with higher mean time between failure is 40 hours than product A which is 30 hours is more reliable since it has less chance of failure during service. अब क्या किया मैं बताता हूँ. यानी इतना लिख के दिया है ना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा 6 मार्क के लिए. अब 6 मार्क के लिए मैंने जो किया वो करके दोगे तो टीचर को देना तो पड़ेगा 6 मार्क, पर फिर वो जबरदस्ती काटेगी, बोली कि 6 मार्क का कुछ तो लिखना चाहिए था, इसलिए ऐसा कलरफुल लिख के दिया. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोडक्ट हैज ग्रेटर मेंटेनेबिलिटी? तो जिसका रिपेयर टाइम कम है वो ग्रेटर मेंटेनेबल है. बाय एमटीटीआर वी मीन द टाइम इट टेक्स टू रिपेयर अ मशीन एंड पुट इट इनटू ऑपरेशन.
thus product B with lesser MTTR, that is 2 hours, than product A which is 5 hour has greater maintainability. And last is what is availability. अब ये फॉर्मूला बना के लिखा है, पर आप आई होप यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला नाउ. टोटल में कितना टाइम अवेलेबल है, तो MTBF which is mean time between failure divided by MTBF plus MTTR into 100. अब वो दोनों उन्होंने A और B दोनों का कैलकुलेट किया है. अब A और B का, तो A का आता है 85.714% जो मैंने निकाला था, और B का आता है 95.238% जो मैंने निकाला था, एंड हेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ B इज मोर. दैट्स इट. दैट इज क्वेश्चन नंबर I think 6, but according to your module, it's question number 11.